नमस्कार। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आते जा रहे हैं और अब तक जो परिणाम दिखे हैं उनसे साफ दो चीजें हैं। पहली तो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के लिए जरूरी 8 का आंकड़ा पार कर लिया है, यानी शिवराज सिंह सरकार को अगले 3 साल के लिए जनता ने मोहर लगा दी है, स्थायित्व प्रदान कर दिया है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर यह है कि अधिकतर सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने ही जीत हासिल की है। ज्यादातर सीटों पर परिणाम भाजपा के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक लगातार नतीजों से हम आपको अवगत कराते जा रहे हैं। सांची की सीट भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। इसके साथ ही मंदसौर की सुवासरा सीट पर भी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। शिवराज पर जनता की मोहर लग चुकी है, ये नतीजे बता रहे हैं। उपचुनाव में बीजेपी को एक तरफा बढ़त हासिल हो रही है। बहुत ही कश्मकश भरे मुकाबले भी कई जगहों पर चल रहे हैं। 13 सीटों पर अभी बीजेपी और 4 पर कांग्रेस आगे है, यानी बहुत बड़ा फर्क है राज्य में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच। और इसके बीच खास बात यह कि बसपा का खाता भी खुलता नहीं दिख रहा है। इस पार्टी ने भी कई जगह कैंडिडेट उतारे थे। एक बड़ी खबर शिवराज सरकार के लिए बुरी खबर भी है कि उसके मंत्री गिरिराज दंडोतिया ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और डबरा से, जहां जिस सीट को लेकर सबसे ज्यादा घमासान दिख रहा था, वहां से भाजपा की प्रत्याशी इमरती देवी अभी पीछे चल रही हैं। हालांकि शिवराज पर जनता की मोहर लग गई है, लेकिन डबरा का नतीजा वाकई अभी चौंकाने वाला, परेशान करने वाला दिख रहा है सरकार के लिए। और गिरिराज दंडोतिया का हार मान लेना भी एक बड़े झटके के रूप में सामने आया है। 13 सीटों पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस आगे चल रही है। जैसा कि हम आपको बता दें, डबरा ही वो सीट थी जहां कमलनाथ के आइटम शब्द के बाद विवाद हुआ था और गिरिराज दंडोतिया ही वो शख्स थे जिन्होंने कमलनाथ के इस कथन पर कहा था कि यदि किसी ने उनके इलाके में ऐसा कहा होता तो उसकी गर्दन काट देते। दोनों ही जगह पर एक जगह गिरिराज दंडोतिया ने अपनी हार मान ली है और डबरा में भाजपा की प्रत्याशी पीछे चल रही हैं। और जैसा हमने आपको बताया, गिरिराज दंडोतिया हार भी चुके हैं, ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुकी है उनकी हार, यानी आइटम और आइटम का रिएक्शन दोनों जगह पर, एक जगह भाजपा नुकसान में जाती दिख रही है और एक जगह पर उससे नुकसान हो चुका है। आइए आपको सीधे स्टूडियो ले चलते हैं जहां हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे जी हमारे साथ इस सारे विषय पर चर्चा करने के लिए आ गए हैं। ब्रजेश जी, अब तक का नतीजा 13 सीटों पर भाजपा, 4 पर कांग्रेस, इतना ह्यूज डिफरेंस और इसके बीच में बीजेपी का बहुमत हासिल कर लेना मध्य प्रदेश में देर रात तक की क्या सियासी तस्वीर दिखा रहा है? रत्नाकर जी, जैसे कि हमने भी एग्जिट पोल बताए थे और हमारे संवाददाताओं से लेके सब फील्ड से जो रिपोर्ट आई थी, पहले भी हम कह चुके थे कि भाजपा 20 सीटें से अधिक जीत सकती है और कांग्रेस दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाएगी। तो वहाँ ऐसे हालात दिख रहे हैं कि कांग्रेस, जैसे हमारे एग्जिट पोल आए थे, अन्य लोगों ने भी एग्जिट पोल किए थे, उसी अनुसार चल रहा है। भाजपा सरकार में बनी रहेगी, ये तय था और ये तय हो गया। अभी इतने उनके 13 प्रत्याशी जीत चुके हैं, जबकि उनको सरकार में बने रहने के लिए 8 का आंकड़ा चाहिए था, 13 का हो गया और 19 से पूरी सीटों पे वो बढ़त बनाए हुए हैं। सबसे ज़्यादा मुकाबला जो एक, जैसे आपने भी बताया पैकेज में कि डबरा की जो बात हो रही थी, डबरा में आइटम शब्द चला और वहाँ पे इमरती देवी इस पूरे चुनाव में मध्य प्रदेश से लेके बिहार तक जो चुनावी चर्चा में रहे, दिल्ली तक में, और वो चुनाव इसमें पिछड़ रही हैं, अभी पिछड़ते हुए दिख रही हैं। हालांकि अभी वहाँ पे और मतगणना होना है और राउंड की बाकी है, तो आगे देखते हैं कि बहुत ही कम मार्जिन से हार जीत होगी। इमरती देवी आगे भी निकल सकती हैं और पिछड़ तो गई हैं वो, तो यहाँ बहुत कम मार्जिन से हमें दिख रहा है। एक आगर मालवा भी है, यहाँ भी बहुत कम मार्जिन से हमें दिख रहा है कि कांग्रेस आगे है, लेकिन जीत हार बहुत कम से अंतर से होगी, जैसे रक्षा सिरोनिया की हुई है। उसी तरह से मतलब कुछ सीटों पर मुकाबला बड़े कांटे का है, तो जो इस साइड भी जा सकती हैं, उस साइड भी जा सकती हैं, लेकिन कांग्रेस दहाई का अंक पार करती हुई नहीं दिख रही है। रत्नाकर जी निश्चित रूप से ब्रजेश जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर और चौंका देने वाला भी सामने आ रहा है। हालांकि अभी जैसा आपने भी कहा कि कई सीटों पर मतगणना बची है, नतीजे आने हैं, बहुत सारी सीटें इस तरीके की हैं, लेकिन ये दिख रहा है कि सिंधिया, ब्रजेश जी आगे चर्चा जारी रखेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने नतीजों के रुझान को लेकर क्या कहा है, सबसे पहले अपने दर्शकों को हम वो दिखाते हैं। दिग्विजय सिंह।
दिग्विजय सिंह कांग्रेस का वरिष्ठ नेता है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। उन्होंने सरकारी मशीनरी पर दोष मढ़ा है कि उसने बीजेपी का साथ दिया। ईवीएम पर भी उन्होंने दोष मढ़ा इस चीज का। दिग्विजय सिंह ने पहले भी कहा था कि बैलेट पेपर से पोलिंग की जानी चाहिए। दिग्विजय सिंह के कांग्रेस में खास लोगों में शामिल कांतिलाल भूरिया ने आज नतीजों का रुझान आने से लगभग ठीक पहले इस बात को कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी की है, बीजेपी ने प्रशासन का सहयोग लिया है। बाद में उसी बात को दिग्विजय सिंह ने आगे बढ़ा और क्या कहा, सुनिए। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि आज क्या कारण है कोई भी विकसित देश ईवीएम मशीन क्यों नहीं यूज करता, मुझे बताइए। आज यूएस का राष्ट्रपति चुनाव इसी हफ्ते हुआ है, वहां कुछ स्टेट्स में काउंटिंग अभी भी चालू है। जिसमें चिप लगी है वो टेम्पर प्रूफ नहीं है। मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूं। तो सुना आपने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि जिसमें ईवीएम में चिप लगी हुई है और टेम्पर प्रूफ नहीं है, यानी उसके साथ छेड़खानी की जा सकती है। तो आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी भी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, पहले आपके पास फिर से आना चाहेंगे। एक ये बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर दिख रहा है, कुछ शॉकिंग भी है कुछ लोगों के लिए, कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाली सीटों पर बीजेपी की स्थिति वोट परसेंटेज के हिसाब से कुछ कमजोर दिख रही है। आप इस स्थिति को किस तरह देखते हैं? देखिए रत्नाकर जी, जिन सीटों पे वोट परसेंटेज के हिसाब से दिख रहे वो कवर किया है भाजपा ने, कितनी तेजी से कवर किया। आप देखिए परसेंटेज कितना कम था और कहां पे पहुंच गई है वो। जो वहां पे त्रिकोणीय मुकाबला है और जो ग्वालियर चंबल संभाग की बात कर रहे हैं, वहां जातिगत समीकरण भी बहुत मायने रखता है। जातिगत आधार पर वहां वोट बैंक वोट डलते हैं, इसी आधार पर राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार भी उतारे हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर रहता है। लेकिन भाजपा ने जैसे पिछले 2018 की तुलना में बहुत तेजी से कवर किया है, बहुत पीछे थी वहां पे, वो 20 से 30% के लगभग मार्जिन था जिसको कवर किया है। और जैसे कि अभी दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं, वो ईवीएम पे दिग्विजय सिंह जी आज नहीं बहुत पहले से आरोप लगाते हैं और ये मुद्दा अब एक तरह से गायब हो चुका है। ईवीएम पे चुनाव आयोग चैलेंज कर चुका है, खुला चैलेंज किया था, किसी भी राजनीतिक दल ने जाके उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया था। दिग्विजय सिंह आज से नहीं 2003 से एक ही बात दोहरा रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा है कि कांतिलाल भूरिया ने भी कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। कांतिलाल भूरिया भाजपा की सरकार थी, उपचुनाव जीते थे झाबुआ से, और तब उन्होंने ईवीएम पे आरोप नहीं लगाया था। लेकिन हाँ, उससे पहले जब मतगणना नहीं हुई थी तब आरोप लगाया था गड़बड़ी हो सकती है। और पूरी कांग्रेस चौकीदारी कर रही थी वहां पे। चौकीदारी करने के बाद जब वो आए तो बोले गड़बड़ी नहीं हुई। हम अभी बिहार का देख रहे थे, सुबह जो रुझान आ रहे थे रत्नाकर जी, उसमें राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस के नेता बैठे थे डिबेट में, बड़े बड़े चैनलों पे, नेशनल चैनलों पे। जब रुझान भाजपा के वो कांग्रेस के पक्ष में दिखा, महागठबंधन के पक्ष में दिखा, तो वो कह रहे थे कि नहीं, ईवीएम में इस बार गड़बड़ी नहीं हुई है, क्योंकि चुनाव आयोग ने 4 बजे कहा था कि इस बार कहीं कोई गलती नहीं हुई है, कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। पक्ष में दिख रहे थे। लेकिन दोपहर बाद हम देखते हैं कि वही नेता पाला बदल लेते हैं। उदित राज ने तो ये तक कह दिया कि यदि सैटेलाइट कंट्रोल हो सकता है तो ईवीएम तो टेम्पर की जा सकती है। बिल्कुल, ये बहुत कई बार से कह रहे हैं, वो हर बार कहते हैं। अब ना कोई उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि जो चैलेंज किया था किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। दिग्विजय सिंह जाते तो चिप लगा के एक्सेप्ट कर देते, ले आते। जो भी उन कहने वाले हैं, जो भी दावा करने वाले हैं कि इस ईवीएम में छेड़छाड़ होती है, उनको लाते सामने और करवा देते। लेकिन ऐसा कहीं हुआ नहीं है। और रही बात अब कि जो मतपत्रों से चुनाव कराने की, तो ये यूपीए सरकार की, कांग्रेस सरकार के दौरान से ही आपकी ईवीएम से स्टार्टिंग हुई है, इसको कोई भाजपा नहीं लाई है। तो जब यूपीए सरकार बार जो दूसरी बार आई थी मनमोहन सिंह की सरकार, तो क्या उन्होंने भी ईवीएम में छेड़छाड़ की थी? उनको ज्यादा बेहतर पता होगा। यदि कांग्रेस को यहाँ मध्य प्रदेश में ज्यादा बहुमत मिल गया, उनको ज्यादा सीटें मिल गई हैं, तो इसमें तब वो कहने लगे कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं थी। आज जब हारते दिखते हैं तो नेता क्या है रत्नाकर जी, यदि समीक्षा करेंगे तो उनको खुद की गलतियां निकालना पड़ेंगी। खुद की गलतियां निकालने में नेताओं को ज्यादा वो लगता है, उनको लगता है कि उनको राजनीति आगे करना है। खुद की कमजोरियां निकालेंगे तो पार्टी ये ना कह सके कि आपकी वजह से हार गए, आप ही साइड में हो जाइए। तो दूसरों पे गलती सौंपना आसान है, तो यहाँ पे कोई दूसरा है नहीं कांग्रेस में। अब दिग्विजय सिंह बचे हैं, कमलनाथ जी बचे हैं, तो एक दूसरे पे क्या गलती, दोनों एक ही जोड़ी से चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ईवीएम पे मतलब चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ दी, ये ज्यादा आसान दिखता है।
जी जी मनोज जी, ईवीएम पे ठीक ठाक फोड़ना आसान दिखता है, हम सब इसकी यहाँ बैठकर समीक्षा कर रहे हैं। देश भर का मतदाता इन आरोपों को सुनने के बावजूद यदि 28 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी को क्लियर कट मेजॉरिटी दे देता है, बल्कि उससे ज़रूरत से ज़्यादा सीटें भी उनको दे देता है। अब ऐसे हालात के बीच में कांग्रेस के ये दो नेता जो निश्चित रूप से इस पराजय के मुख्य कारण हैं, जिन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, कल कमलनाथ ने एक बैठक बुलाई है प्रत्याशियों की। क्या लगता है आपको, क्या उसमें इन दो नेताओं के खिलाफ किसी तरीके का असंतोष उठ सकता है? क्योंकि अरुण यादव ने आज कह दिया कि हम मुद्दों को सही तरीके से नहीं उठा पाए। वो भोपाल में थे लेकिन पीसीसी भी नहीं पहुंचे, माना जा रहा है कि वो भी किसी बात से गुस्सा था। तो कल जो बैठक होने जा रही है उसमें क्या कांग्रेस के अंदर का असंतोष तेजी से ऊपर आ सकता है? देखिए, असंतोष जताने लायक अब कांग्रेस में लोग बचे कहाँ हैं रत्नाकर जी। दो बड़े नेताओं की बात करें, दिग्विजय सिंह ने तो तय कर लिया कि ईवीएम के कारण वो चुनाव हारे, तो वो तो पास साहब निकल गए। माफी चाहते हैं, 1 मिनट आपको टोकना चाहेंगे। हम आपको अभी अपने दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं बीजेपी ऑफिस, जहां नादी टीवी के विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, क्या माहौल है बीजेपी ऑफिस का इस समय पर? देखिए रत्नाकर जी, बीजेपी मुख्यालय में जश्न शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुँचने वाले हैं अब से कुछ ही देर में। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुँच चुके हैं। मैं अपने कैमरा से करूँगा एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुँचाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी मुख्यालय पहुँच चुके हैं। यहाँ जश्न की तैयारी आप देख सकते हैं। तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद है, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के जो पितृ पुरुष हैं, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और राजमाता प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार शिवराज सिंह चौहान पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं जिनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जश्न मनाएंगे। ये सीधी तस्वीरें हमारी टीवी अपने दर्शकों तक बीजेपी मुख्यालय से पहुंचा रहा है। आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है, साथ ही जो बीजेपी के बड़े नेता है। कुछ तकनीकी खामी शायद आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर अभी हमने जश्न का माहौल देखा। शिवराज सिंह चौहान, जिनका कि स्वाभाविक रूप से बहुत बड़े विजेता के तौर पर स्वागत होना है, उसी तरीके का माहौल वहाँ देख रहे हैं। थोड़ी देर में शिवराज सिंह चौहान वहाँ मंच पर पहुंचेंगे और क्या बोलेंगे वो आपको लाइव सुनाएंगे। मनोज जी, तब तक आप कृपया अपनी बात जारी रखें। बिल्कुल रत्नाकर जी, जो कुछ हम बातचीत कर रहे थे, जैसे पहले ईवीएम की बात करें तो 2018 में उसी ईवीएम ने कांग्रेस को 114 सीटें दी थी और बीजेपी को 107 पे रोक दिया था। तब वो ईवीएम ठीक थी। उसी कांग्रेस को उपचुनाव, जैसे ब्रजेश जी ने कहा कि चुनाव जिताया, उसी समय उसी ईवीएम ने झारखंड में जिताया, उसी ईवीएम ने मध्य प्रदेश, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। तो ये सारे जब ईवीएम से चुनाव हुए हैं तो ईवीएम, और जैसे मैंने कहा दिग्विजय सिंह, चूंकि उन्होंने कहा था कि मैं तो T20 का वो बल्लेबाज हूँ जो टेल एंडर होता है, तो उन्होंने जो एंड बची थी टेल, उसका भी सफाया कांग्रेस में हो गया है। तो एक दूसरा उन्होंने देख लिया कि ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दिया। लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि अगर वो ब्यावरा सीट जीत रहे हैं उनके प्रभाव की, तो अशोकनगर, मुंगावली, यहाँ भी उन्होंने प्रचार किया था। जयवर्धन सक्रिय थे अशोकनगर में, वहाँ की जिम्मेदारी कौन लेगा? अरुण यादव का आपने जिक्र किया, तो अरुण यादव की सबसे खास थी सुमित्रा कासड़ेकर, जिनको उन्होंने टिकट दिलाया, जो बीजेपी में गई, बड़े बहुमत से वो चुनाव जीती। मानधाता सीट की वो बात नहीं कर रहे। जब आप निमाड़ के इतने बड़े नेता हो, आपको जवाब देना चाहिए। डॉक्टर गोविंद सिंह से सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर आप भिंड के इतने बड़े नेता बनते, आप नेता प्रतिपक्ष के दावेदार थे, तो आप मेगांव सीट क्यों नहीं जिता पा रहे हैं? क्यों गोहद में जो हार हो रही बीजेपी की, वो प्रत्याशी की इंडिविजुअल हार है, नाराजगी के कारण। मनोज जी, हम फिर बीजेपी मुख्यालय से जुड़ गए हैं, सीधे लिए चलते हैं दर्शकों को वहाँ जीत का जश्न कैसा मन रहा है। यहाँ से सीधी तस्वीरें बीजेपी ऑफिस से आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंच चुके हैं। जश्न का माहौल राज्य
और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दिखा रहे हैं। सागर के सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत चुनाव जीत गए हैं। गोविंद सिंह राजपूत जो कि कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, बाद में उन्हें भाजपा सरकार में मंत्री बनाया गया। उन्होंने कांग्रेस की पारुल साहू को शिकस्त दी है। पारुल साहू ने भी भाजपा से कांग्रेस में अपना दल बदल किया था। पारुल साहू सुर्खी सीट से चुनाव हार चुकी हैं। गोविंद सिंह सागर की सुर्खी सीट से चुनाव जीत चुके हैं। मंत्री गोविंद सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था मियाद खत्म हो जाने की वजह से, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस की पारुल साहू को करारी शिकस्त देकर एक बार फिर अपना कद स्थापित कर दिया है। 40,524 वोटों के अंतर से जीते हैं गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी सीट पर। कांग्रेस की पारुल साहू को बड़ी शिकस्त दी है उन्होंने। सुर्खी सीट यूं भी सुर्खियों में रही थी और उसके नतीजे में गोविंद सिंह राजपूत ने पारुल साहू को वहां से करारी शिकस्त दे दी है। सागर से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। सागर की सुर्खी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने 40,524 वोटों के अंतर से जीत हासिल कर रही है। गोविंद सिंह राजपूत यहां से भाजपा के प्रत्याशी थे जिन्होंने कांग्रेस की पारुल साहू को हराया। और एक बार फिर रुख करते हैं बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय का। शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंच चुके हैं। जश्न का माहौल है, सीधी तस्वीरें देखिए। बीजेपी दफ्तर का मित्रों, आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए और संपूर्ण भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के आज ऐतिहासिक दिन है। आज भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अंदर 28 विधानसभाओं के उपचुनाव में जो ऐतिहासिक जीत आज भारतीय जनता पार्टी हासिल की है, इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे नेतृत्व को मैं बहुत हृदय से बधाई देना चाहता हूं और उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। इस अवसर पर मित्रों एक बात जरूर कहने की आज जरूरत है कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता, मंडल के कार्यकर्ता, हमारे जिले के कार्यकर्ता और इस संपूर्ण 28 विधानसभाओं के चुनाव में जो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का बूथ बूथ का एक एक कार्यकर्ता बधाई का पात्र है। उसका हम सब लोग आज इस अवसर पर अभिनंदन करते हैं। आज पूरे देश के अंदर बिहार का चुनाव संपन्न हुआ है। बिहार के चुनाव के परिणाम आज आए हैं। एनडीए को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी, नड्डा जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज ऐतिहासिक जीत संपूर्ण बिहार के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी रणनीति हुई है, उसके लिए भी हम सब लोग आज माननीय प्रधानमंत्री को और माननीय अमित शाह जी को, नड्डा जी को, नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से उनको बधाई और अभिनंदन करते हैं। आज इस सीट के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का हमारा वो नेतृत्व, जिन सबने मिलकर के तीन भावना के साथ इस चुनाव को जो लड़ा और गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर मध्य प्रदेश के गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो 15 वर्ष काम हुआ था, के अंदर जो ऐतिहासिक कदम माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाए, गरीबों के लिए 24 घंटे सक्रिय रहकर के काम करने का एक संवेदनशील नेतृत्व माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश को ऐतिहासिक जीत मिली है, इसके लिए मैं पुनः एक बार आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे गृह मंत्री भाई नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, गोपाल भार्गव जी, उमा भारती जी से लेकर जिन्होंने इस मध्य प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक इस चुनाव को भी बनाया है, उसके लिए उन सबका एक बार तालियों के साथ जोड़कर हम लोग अपने नेताओं का अभिनंदन करते हैं। और इसके मित्रों आज भी कार्यकर्ता संकल्प लेकर ये जो जीत हुई है, ये
जीत हमारे लिए एक आगामी आने वाले जितने भी चुनाव है और आगामी समय के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर हम सब कार्यकर्ता अथक मेहनत के साथ जिस प्रकार से चुनाव में जीत कर चुकी है, आगामी समय में मध्य प्रदेश के अंदर और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के हमारे उस सभी नेतृत्व के साथ मिलकर के मध्य प्रदेश को फिर से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। ये संकल्प लेकर के हम सबको आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको एक बार पुनः आभार भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और मध्य प्रदेश के 28 विधानसभाओं के सभी मतदाताओं से लेकर मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को पुनः एक बार आभार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश के लाखों लाख कार्यकर्ताओं के अध्यक्ष हमारे उसकी हरकत को दोनों के साथ मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को हम अभी सुन रहे थे, जिन्होंने इस जीत का श्रेय शिवराज सिंह चौहान को दिया और उन कार्यकर्ताओं की भी जमकर सराहना की जिन्होंने बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाया। उन्होंने जीत के सिलसिले में कैलाश विजयवर्गीय का नाम लिया, नरोत्तम मिश्रा का नाम लिया और आगे वो जो कह रहे हैं हम आपको सीधे फिर वहीं लिए चलते हैं बीजेपी ऑफिस। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का संबोधन समाप्त हो चुका है। भारत माता की कुशल संगठक हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्रीमान विष्णुदत्त स्तंभ जी, हमारे सहकारिता मंत्री भाई अरविंद जी भदौरिया, हमारे सहकारिता मंत्री भाई अरविंद जी भदौरिया, लाल सिंह जी, भगवान दास जी, आलोक जी, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, इस विजय के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को प्रणाम। उनके आशीर्वाद से अमित जी के मार्गदर्शन और नड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी जो प्रगति कर रही है और हमारे पूरे देश में केंद्र सरकार जो काम कर रही है वो अद्भुत और अभूतपूर्व। इसलिए मध्य प्रदेश और बिहार दोनों में महाविजय भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं और गुजरात में 8 मार्च 8 उत्तर प्रदेश में सब जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा रहा है। तेलंगाना में भी एकमात्र सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और संगठन महामंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे लाखों लाख कार्यकर्ताओं ने जो अनथक परिश्रम किया है, वैसे सारे कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं, मैं स्वागत करता हूं और ये जीत उन्हें समर्पित करता हूं। परिस्थितियां चुनाव अत्यंत कठिन था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हृदय विशाल था और उन्होंने इस चुनाव को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे पूरे नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ चाहे दीदी उमा भारती हो, हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, कैलाश विजयवर्गीय जी हो, नरोत्तम चौहान हो, गोपाल जी भार्गव हो, अरविंद भदौरिया जी हो, कुमार सिंह चौहान हो, गोपाल जी भार्गव हो, अरविंद भदौरिया जी हो, मिलके साथ एक नेता। ये तो मैंने कुछ नाम लिए, लेकिन इनके नीचे द्वितीय पंक्ति तृतीय पंक्ति हमारे संचालक, हमारे प्रभारी विधानसभा के महीनों घर नहीं गए। नवरात्रि और दशहरा भी उन्होंने चुनाव क्षेत्रों में मनाया। मुख्यमंत्री शिवराज मुख्यालय में जारी है। उन्होंने कहा है कि इस जीत के लिए पार्टी जनता का असीम प्यार और विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर।
मैं मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। उन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है और जनता को हम ये वचन देते हैं कि जान भले ही चली जाए, आपके विश्वास को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दिया जाएगा। विकास जीता है, जनता का कल्याण जीता है, हमारा विचार जीता है, हमारे संस्कार जीते हैं, शालीनता जीती है, विनम्रता जीती है, दम्भ और अहंकार को पराजित होना पड़ा। जिन्हें पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार की मंडी के रूप में परिवर्तित कर दिया था, दलालों का अड्डा बना दिया था मध्य प्रदेश, विकास के काम ठप्प कर दिए थे, हमारी सारी जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी। उन्होंने लाख तोहमत लगाने की कोशिश की, गद्दार हैं, टिकाऊ झूठे आरोप पड़ेंगे। लेकिन आज ये भी सिद्ध हो गया है कि सरकार को गिराने के लिए सिंधिया जी के नेतृत्व में हमारे जिन विधायक साथियों ने फैसला किया था, जनता ने उस फैसले का समर्थन किया है कि उस सरकार को गिराना जरूरी था प्रदेश के हित में। मुझे लाख आरोप लगाने के बाद भी जैसे जैसी शब्दों का प्रयोग किया गया, जो गालियां हमें दी गई, वो मध्य प्रदेश के चुनाव में कभी नहीं हुआ। लेकिन हम सारी चीजें भूल गए। अब एक ही लक्ष्य हमारा, मध्य प्रदेश का विकास भारतीय जनता पार्टी की सुगठित टीम के साथ, संगठन के साथ, क्योंकि संगठन काम करेगा, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। मैं आज कार्यकर्ता बहनों और भाइयों को कहना चाहता हूं, गांव-गांव में दीनदयाल अंत्योदय समितियां बना के शासकीय योजनाओं का विकास का लाभ कैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसमें सरकार कार्यकर्ताओं के साथ, संगठन के साथ मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का काम कल से प्रारंभ हो जाएगा। एक दिन भी हम नहीं गंवाने वाले, एक पल भी हम चैन से नहीं बैठने वाले, क्योंकि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में हमने प्रणाम किया है। वही कहते थे जो गरीब है, जो दरिद्र है, वही हमारा असली नारायण है। गरीबों की सेवा, किसानों की सेवा, माताओं बहनों की सेवा, भांजे भाइयों को आगे बढ़ाने का काम, जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस संकल्प के साथ हम विनम्रता से ये विजय स्वीकार करते हैं और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से भी मेरा आग्रह, हम इस विजय को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करें। एक बड़ी जिम्मेदारी जनता ने फिर से दे दी। 1.25 महीने का एक काल आया, तब दूसरों को परखा, लेकिन उन्हें जांचा तो लगा कि भाजपा ही खड़ी है, और जनता फिर हमें आशीर्वाद देने आई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से लाइव हम दिखा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने इस जीत का श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया है, तमाम नेताओं को दिया है। एक बात उन्होंने कही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें की गई। चुनाव के दौरान उसके नेताओं को बिना किसी उद्वेग, शिवराज सिंह चौहान ने हमको जनता की सेवा के काम में जुटना है। मैं मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के चरणों में प्रणाम करता हूं। फिर से उनका आशीर्वाद और प्यार। हम जहां जीते उसमें है 11% से ज्यादा, ये विशाल अंतर है। जो सीटें हारे हैं वो बहुत कम मार्जिन से हारे, अपवाद छोड़ के, और उनका भी हम विश्लेषण करेंगे कहां चूक हुई। जीत का जश्न भारतीय जनता पार्टी का हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। वो देखा जाएगा, लेकिन जो हारे, मेरे प्रिय कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आपको प्रणाम, आप अद्भुत हो। ये विचित्र सा चुनाव था, 0 से हमने शुरू किया था,
हमारे साथ जो साथी आए थे उन्होंने अपने कैरियर को दांव पर लगाया था, लेकिन सब मिलके हमारे साथ आत्मसात हो गए, मिलके हमने काम किया और हम शानदार सफलता। ये देखिए प्राप्त कर पाए। कार्यकर्ता भाइयों और बहनों को भी प्रणाम करता हूं और एक बार फिर सेवा के संकल्प के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और एक बार और अध्यक्ष जी भी कहेंगे, लेकिन उनसे पहले मैं आप सबको दीपावली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, दुगनी शुभकामनाएं देता हूं। धूमधाम से, लेकिन कोरोना का ध्यान रखते हुए दीपावली मनाएं। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये महालक्ष्मी मैया से प्रार्थना करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हमने सुना। उन्होंने एक बात बड़ी मार्के की कही। उन्होंने कहा कि इस चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को और उन्हें विपक्ष की तरफ से गालियां तक दी गई, लेकिन अब ये सब भूलकर विकास करना उनका लक्ष्य रहेगा। सरकार एक पल भी चैन की सांस नहीं लेगी और कल से ही विकास के कार्यों को फिर से गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भी बनाना पड़ेगा। मनोज वर्मा जी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि शिवराज ने तो कह दिया कि जो गालियाँ दी गई थी भूल गए, अंत जब अच्छा होता है तो अक्सर यही होता है कि आदमी इस किस्म की चीज़ों को भूल जाता है। लेकिन इस हार की कसक और इस हार के पीछे के जो कारण रहे, जो आसन्न कारण हैं जिन्हें सब देख सकते हैं, उनको क्या कांग्रेस, मनोज जी, इतनी आसानी से भुला सकेगी, सक्रिय विपक्ष बन सकेगी, ऐसा लगता है आपको? देखिए रत्नाकर जी, माफी चाहते हैं, मैं फिर से परिचय करा दूं। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी जुड़ गए हैं। पटेरिया जी, यही सवाल मेरा आपसे है। जी रत्नाकर जी, कांग्रेस को वाकई में समीक्षा करना चाहिए कि उनसे चूक कहाँ हुई। कांग्रेस को 15 साल की अथक मेहनत कहना चाहिए। 15 साल तक वो विपक्ष में रहकर संघर्ष करते रहे। 15 साल बाद उनको सत्ता हासिल हुई थी, वो भी थोड़े से बहुमत से थोड़ा सा पीछे रह गए थे, लेकिन चूंकि सत्ता तो उनको हासिल हुई थी। 15 महीने उन्हें काम काज किया। कांग्रेस का जो वचन पत्र आया था, मुझे लगता है उससे अच्छा लोक लुभावन वचन पत्र इस देश में किसी और पार्टी ने नहीं लाया था आज तक के चुनाव में। बहुत अच्छा वचन पत्र कांग्रेस लेकर आई थी। जो उन्होंने वादे किए थे, कर्ज माफी का वादा, आप देखिए कि जनता ने उसको बड़े हाथों हाथ लिया और कांग्रेस को सत्ता के दरवाजे पर पहुंचा दिया था। लेकिन चूक कांग्रेस से होती चली गई। जो वचन दिए थे, जिस तरीके का कमिटमेंट किया था और बाद में जो दावे किए गए, उन्होंने कहा कि 70 दिन में हमने 100 वादे पूरे कर दिए, 100 दिन में हमने 500 वादे पूरे कर दिए, लेकिन 500 में से 5 वादे भी ऐसे नहीं थे जो पूरे हो चुके हो, जिसमें कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट के साथ वो मुख्यमंत्री आते या उनके मंत्री आते जनता के बीच में। पहला ही वादा कर्ज माफी का जो था वो अधूरा रह गया। उसको लेकर तरह तरह के सवाल उठे। इस चुनाव में भी बहुत बड़ा मुद्दा वो बना। जो मुख्यमंत्री विवाह सहायता योजना थी, उसमें 51,000 रुपए देने की राशि देने का जो उन्होंने एक वादा किया था, जो बड़ा लोक लुभावन वादा था महिलाओं और गरीब लोगों के हित का, वो वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा मिलावट के खिलाफ अभियान चलाएंगे। मिलावट के खिलाफ जो अभियान शुरू हुआ तो वो भी एक मुंह दिखाई की रस्म बनकर रह गया। अतिक्रमण या रेत माफिया के खिलाफ अभियान की उन्होंने बात की थी, तो उनके ही जो मंत्री हैं उन पर आरोप लगने लगे कि वो रेत माफिया बन गए हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस जो कहती थी उनके आचरण में दिखाई नहीं दे रहा था। इसके उलट यदि हम देखें भाजपा को या शिवराज सिंह चौहान को, तो शिवराज सिंह चौहान जो कहते हैं वो करते हुए दिखाई देते हैं, वो आचरण में वो चीजों को करते हुए दिखाई देते हैं। यदि हमको कल परसों की घटना पर ही बात करें कि परसों जब एक शहरिया आदिवासी को आग लगाकर जलाकर मार दिया गया, तो एक मुख्यमंत्री अगले ही दिन वो उनके बीच में पहुंच गया, उस परिवारों के बीच में। वहां पर उन्होंने राहत की घोषणाएं की, बच्चों के सिर पर हाथ फेरा, उस महिला को संबल दिया जिसके पति का देहांत हो गया था। तो ये जो एक जनता से जुड़ाव की जो बात है, चाहे कर्म से हो, चाहे घोषणाओं से हो, चाहे बयानों से हो, वो शिवराज सिंह चौहान दिखाते हैं। वहां कांग्रेस से और कमलनाथ जी से चूक हो गई। शायद वो पूरी खामियां हैं जिसके कारण कांग्रेस को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। और ये जिस तरीके के ये रुझान और परिणाम अभी सामने आए हैं,
जो एक ह्यूज मार्जिन दिखाई दे रहा है रत्नाकर जी, जैसा शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि हम बहुत कम सीट में मतों के अंतर से हारे हैं जहां हारे हैं, तो वाकई में ये दिख रहा है कि 15 महीने में इस प्रदेश की जनता को उस सरकार से ऊब हो गई जिसको कि 15 साल की इनकम्बेंसी के बाद उन्होंने चुना था। उसी व्यक्ति को फिर सरकार बहुमत जनता ने दे दिया और इतना अच्छा बहुमत दे रही है जिस आदमी को पिछले चुनाव में हराने की बात की गई थी। तो ये अपने आप में कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का विषय है। कांग्रेस को नेताओं को सोचना चाहिए कि कांग्रेस कहाँ अधूरी है, कहाँ गड़बड़। जहां मैंने अधूरी की बात कहा रत्नाकर जी, तो इससे यह भी साबित होता है कि पिछले चुनाव में जो जीत थी कांग्रेस की, वो केवल कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जीत नहीं थी, वो कांग्रेस की जीत नहीं थी, वो जीत थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ होने के कारण। और वो जो शक्कर होती है चाय में, जो चीनी डाली जाती है, जो शक्कर की जो मिठास है वो कांग्रेस से छिन गई, वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में चली गई, लेकिन वहां जाकर वो मिठास थोड़ी कम हो गई है। अब वहां पर पूरा श्रेय यदि जा रहा है तो दूध को जा रहा है, जो कि शिवराज सिंह चौहान है, जो हर चीज में घुल मिल जाते हैं। तो उस तरीके का एक भाव जो वहां पर जो बदला है कांग्रेस को, तो कांग्रेस को ये आत्मचिंतन करना चाहिए कि किन गलतियों के कारण सिंधिया उनसे दूर हुए, किन गलतियों के कारण उनकी पार्टी का ये दुर्दिन देखने पड़े। दिग्विजय सिंह को आगे न रखने का जो निर्णय लिया गया था वो कहां तक सही था, कमलनाथ पर ही निर्भर होने का जो निर्णय था वो कहां तक सही था। कांग्रेस के जो बड़बोले नेतृत्व है, जो प्रदेश में जो बड़बोले नेता है जिन्हें बोला ज्यादा किया कम, तो वो चीजों पर कांग्रेस को अपने आप को एक बार फिर से रिवाइवल कांग्रेस को करना है। तो आत्मचिंतन, बहुत गंभीर आत्मचिंतन कांग्रेस को करना होगा, तभी आगे की उसकी राह आसान दिखाई देगी। नहीं तो अभी तो फिलहाल यदि हम कहें तो अभी तो संभावनाएं शून्य है, क्योंकि कांग्रेस आखिरी तक दावा करती रही कि हम 28 की 28 सीटें जीत रहे हैं। कांग्रेस ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे चुनाव जीतती रही पूरे चुनाव के दौरान रत्नाकर जी। कमलनाथ जी 2 से ज्यादा बार किसी विधानसभा क्षेत्र में नहीं गए, शिवराज सिंह चौहान 4-4, 5-5 बार गए। उनके नेताओं का अमला पहुंचा, हुजूम लगा रहा। कुछ जगह तो हम भाई जो बात हुई नेताओं से कांग्रेस भाजपा की, तो उनका ये कहना है कि एक ही स्थान पर एक दिन की आड़ में सभाएं, 5-5, 6-6 नेताओं की सभाएं, बोले जनता परेशान हो गई कि उन्हीं लोगों के चेहरे देखो, बार बार उन्हीं को सुनने आओ। ये भारतीय जनता पार्टी की जो है रणनीति का हिस्सा था कांग्रेस की तरफ से। इसके अलावा एक जगह पर आप जो है आसपास से बहुत सारी भीड़ जुटा दो, मंच पर भीड़ दिखनी चाहिए, कैमरे के आगे फ्रेम में भीड़ दिखनी चाहिए, जमीन पर धरातल पर उस क्षेत्र के लोग ही नहीं थे। इस तरीके की स्थितियां रही हैं शायद, जिसकी वजह से कांग्रेस को ये स्थितियों का सामना करना पड़ा। यदि वो ट्विटर के बजाय जमीन पर काम करते, यदि ट्विटर पे कमलनाथ जी लोकतंत्र की दुहाई ना देते, जमीन पर जाकर जनता के बीच में बताते कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, वो ट्विटर पे और फेसबुक पर जाकर तरह तरह की बातें नहीं करते, गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते, तो शायद ये चुनाव उनके लिए बहुत इतना ज्यादा गड्ढे वाला नहीं होता। ब्रजेश जी, हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी से अगला सवाल करेंगे। ब्रजेश जी, अब जैसी कि अभी बात सामने आई कि कांग्रेस ने एक तो कुछ ऐसी गलतियां कि प्रचार के दौरान फील्ड में नहीं गई, उसकी तैयारियां पूरे नहीं थे। हम आपको चर्चा यहीं रोकते थोड़ी देर के लिए, फिर से आपको बीजेपी ऑफिस लिए चलते हैं। यहाँ शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा मौजूद हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं लोग। जय हिंद, जय भारत। माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बाकी सभी राज्यों के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिला है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार हैं। देश उनके पीछे खड़ा है। अमित जी का मार्गदर्शन और नड्डा जी का नेतृत्व सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इससे शानदार सफलता हमने प्राप्त की है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं को ये विजय समर्पित करता हूं। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी के, सुहास जी के मार्गदर्शन में, पूरे संगठन की टीम में अनथक परिश्रम किया। ये चुनाव अस्वाभाविक था हमारे लिए, क्योंकि हमारे साथी जिन्होंने भ्रष्टाचार की लंका को कांग्रेस की सरकार की जलाया था, वो कभी हमारे खिलाफ खड़े थे, लेकिन सहज रूप से उनके साथ मिलकर काम करना अपने आप में चुनौती थी। हमने जीरो से प्रारंभ किया था,
लेकिन कार्यकर्ताओं के अनथक परिश्रम के कारण और पूरी भारतीय जनता पार्टी के एकजुटता के कारण हमारे पूरे नेतृत्व ने एक साथ मिलके घनघोर परिश्रम किया और इसलिए शानदार सफलता हमें हासिल हुई है। ये जो सफलता है भारतीय जनता पार्टी के विचार को जनता का आशीर्वाद है, विकास के कामों को जनता का आशीर्वाद है, हमारी सरकार ने जो जन कल्याण के काम किए उनको जनता का आशीर्वाद है। ये हमारी विनम्रता की, हमारी सेवा की, दरिद्र नारायण की सेवा की, किसानों की सेवा की, जो प्रयास हमने किए माताओं बहनों के कल्याण के, बच्चों को आगे लाने के लिए, उन प्रयासों को जनता का आशीर्वाद मिला है। दम्भ और अहंकार हारा है, विनम्रता, शालीनता और सेवा यहाँ विजय हुई है। एक और मोहर इस चुनाव पर लगी है। इस चुनाव में कांग्रेस झूठे आरोपों की झड़ी लगा दी, गद्दार, बिकाऊ, पता नहीं किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया, नंगे, भूखे, नालायक, कमीने, पता नहीं किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया। ये सिद्ध हो गया कि जनता ऐसी अशालीनता पसंद नहीं करती। मध्य प्रदेश की जनता सेवा को ही पसंद करती है और इसलिए 1.5-1.25 साल के बाद ही फिर भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता दी है। 11% वोटों का अंतर अपने आप में अविश्वसनीय, कभी नहीं हुआ ये मध्य प्रदेश में। 28 चुनाव का अगर आप परिणाम देखें, हम जीते तो 63 हजार वोटों से जीते, 63,000, 50,000, 40,000, 51,000। जहां हारे वहां बहुत कम मार्जिन से हारे, उसका भी हम विश्लेषण करेंगे। कहीं ना कहीं कोई चूक रह गई होगी, लेकिन जनता का असीम आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मैं मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता का इसके लिए आभार प्रकट करता हूं और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि जनता के विश्वास को किसी भी कीमत पर हम टूटने नहीं देंगे। विनम्रता के साथ, शालीनता के साथ इस विजय को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का विकास ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण, यह हमारा संकल्प है। कल से ही इस संकल्प पर काम प्रारंभ किया जाएगा। सरकार संगठन के साथ मिलके, कार्यकर्ताओं के साथ मिलके, अपने नेतृत्व के साथ मिलके जन कल्याण और विकास के कामों में लग जाएगी। मैं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं और मध्य प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूं। अब देखिए, मुझे अजीब बात लगती है, अब कमलनाथ जी से उनका क्या 36 का आंकड़ा मुझे पता नहीं। कमलनाथ जी तो कह गए कि ठीक है, जनता ने जो फैसला किया हमें स्वीकार है, लेकिन मेरे इस भाई को कभी ईवीएम में कमी है, पता नहीं इनका दिमाग कैसा चलता, पता नहीं कौन सा कंप्यूटर इनके दिमाग में बैठा हुआ है। ये किसी भी फैसले को कभी ढंग से स्वीकार ही नहीं करते। किंतु परंतु, अगर मगर, ईवीएम, अब उन पर भरोसा कौन करता है? उनको जो कहना है कहने दो। तो उनको अधिकार है, उनके विधायकों की बैठक करें, हमें क्या आपत्ति हो सकती है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उसका रोड मैप तैयार है। कविता जी हाथ ऊपर। जी। दोनों आप करना है। अरे आगे के लिए कुछ छोड़ो ना, सब आज ही करवाओगे। धन्यवाद। मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के सभी मित्रों ने भी बहुत मेहनत की है, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जिन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की जीत है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है, इसके लिए एक रोड मैप तैयार कर लिया गया है। संगठन के साथ मिलके तमाम किस्म के काम होंगे। प्रभु जी, एक सवाल यहाँ शिवराज को सुनने के बाद दिमाग में आ रहा है। उन्होंने कुछ नाम गिनाए, सुहास भगत का नाम गिनाया, वीडी शर्मा,
नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, लेकिन इस सारे संबोधन में जिस जगह पर जीत का क्रेडिट देने की बात आ रही थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र ना आना क्या किसी किस्म के मायने में तलाशे जा सकते हैं? देखिए रत्नाकर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो नाम है वो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उस कद के नेता नहीं रह गए जिस कद के नेता वो कांग्रेस में हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी में जो स्वस्थ परंपरा की जो लीडरशिप है, जो जमीन से जुड़े हुए नेताओं की एक बड़ी फौज है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक विरासत की लीडरशिप वाले नेता हैं और कांग्रेस में उनको तरजीह थी क्योंकि कांग्रेस में छत्रपवाद चलता है। भारतीय जनता पार्टी में वो छत्रपवाद नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी में सभी को कार्यकर्ता भाव से देखा जाता है। यदि शिवराज सिंह चौहान है तो वो खुद कार्यकर्ता है, नरेंद्र मोदी हैं तो वो भी खुद भाजपा कार्यालय जाते हैं तो आम कार्यकर्ता बन जाते हैं। तो यहाँ पर वो जो एक अंतर है वो यहाँ पर है सामने। और ये जो चुनाव के जो परिणाम है, जो टैली हम दिखा रहे हैं सामने, ये टैली इस बात की गवाही दे रही है कि सिंधिया का जो ग्लैमर माना जाता था वो ग्लैमर नहीं है। क्योंकि 2018 के चुनाव में ये श्रेय दिया गया कि ग्वालियर चंबल की 16 सीटें जो एक तरफा जीती तो वो जो है कांग्रेस में सिंधिया के कारण जीती। 22 लोगों ने इस्तीफा दिया सिंधिया के आत्मसम्मान के लिए, तब भी हमने माना कि वाकई सिंधिया में दम है कि एक व्यक्ति के लिए 22 विधायकों ने पद त्याग दिया, जिसमें तो 6 मंत्री थे और बाकी को मंत्री पद का ऑफर था। लेकिन जब परिणाम ये सामने आ रहे हैं तो ये परिणाम ये दिखा रहे हैं, और चुनाव प्रचार में भी खुद सिंधिया ने इस चीज को साबित किया है। वो अपनी बात तो करते थे लेकिन वो शिवराज की बात ज्यादा करते थे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान वो चेहरा है मध्य प्रदेश का जो आम जनता तक डचा बसा है। भाजपा मतलब शिवराज, शिवराज मतलब भाजपा है। यहाँ पर भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया आम कार्यकर्ता, आम नेता भाजपा के हो सकते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे हो सकते हैं, लेकिन शिवराज नहीं हो सकते हैं। यदि वो शिवराज बनने की कोशिश करेंगे तो भाजपा के कार्यकर्ता उनको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि भाजपा की एक अपनी परंपरा है नेतृत्व की कि जो नेता है उसको नेता माना जाता है, उसके समकक्ष कोई दूसरा नेता खड़ा होने की कोशिश नहीं करता, ना किसी को खड़े होने देते हैं कार्यकर्ता। तो यहाँ पर वो चीजें हैं। अब हो सकता है कि शिवराज जी से हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो, बहुत सारे नाम गिनाने के चक्कर में वो नाम छूट गया हो, लेकिन उनका योगदान तो है इस सरकार को बनाने में। क्रेडिट खुद शिवराज सिंह चौहान देते रहे, चुनावी सभाओं में भी सिंधिया को इस बात का सम्मान देते रहे। हो सकता है उनसे एक नाम स्लिप कर गया हो, क्योंकि बहुत ज्यादा अरसा नहीं हुआ है उनको भाजपा में आए हुए, 6 महीने का समय है, बहुत कम समय है, तो इसलिए वो नाम चूक गया हो। बाकी नेताओं जिनके नाम लिए हैं वो तो लंबे समय से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जरूर है कि ये चुनाव ये साबित कर गए हैं कि महल का जो एक आभा मंडल था वो अब नहीं रहेगा। अब चाहे सिंधिया भाजपा में रहे तो भी नहीं रहने वाला है, और सिंधिया चाहे कांग्रेस में लौटकर चले जाए, क्योंकि आना जाना तो परंपरा का हिस्सा है राजनीति में, मध्य प्रदेश की कहीं या देश की। तो यदि देर सवेर वो कांग्रेस में भी जाते हैं तो वो रसूख, वो छवि, वो प्रभाव वो नहीं होगा, क्योंकि पिछला लोकसभा चुनाव भी वो हार चुके हैं, जो कि ये कहा जाता था सिंधिया घराना कभी चुनाव नहीं हारता है। अब जिनको उनने मंत्री बनवाया था उसमें गिरिराज दंडोतिया देख लीजिए आप, इंदल सिंह कंसाना उसी क्षेत्र के हैं, बहुत सारी सीटों पे ट्रेल अभी भी चल रहा है वहाँ की। मुरैना सीट कांग्रेस ने जीत ली है तमाम त्रिकोणीय कड़े मुकाबले के बाद। तो जो उनका जो प्रभाव क्षेत्र जो माना जाता था कि सिंधिया का नाम है तो अपने आप जीत जाएंगे, वैसी स्थिति नहीं है। यहाँ पर यदि जीत हुई है तो इसका यदि श्रेय किसी को जाता है तो श्रेय जाता है शिवराज सिंह चौहान को, श्रेय जाता है भाजपा संगठन को, जिसके कार्यकर्ताओं ने अटूट मेहनत की इस चुनाव में। उन लोगों के लिए मेहनत की रत्नाकर जी जिनसे वो अभी तक लड़ते रहे, 20-20, 25-25 सालों से जिन व्यक्तियों के खिलाफ वो चुनाव लड़ते रहे, जिनको हराने के लिए वो संघर्ष करते रहे, 15 महीने की सरकार में जिनके जुल्म प्रताड़नाएं सही इन लोगों ने, बाद में उसी व्यक्ति को जिताने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने काम किया है। तो वाकई में यदि शिवराज सिंह चौहान या BD शर्मा या सुहास भगत उन कार्यकर्ताओं को श्रेय दे रहे हैं तो वाकई वो श्रेय के हकदार हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्हें अपने आत्मसम्मान को तरजीह नहीं दी, पार्टी के आत्मसम्मान को तरजीह दी, जनता के हित को तरजीह दी और एक स्थिर सरकार की दिशा में मध्य प्रदेश को लेकर आए। ब्रजेश जी, कल कांग्रेस की विधायक दल की बैठक है, कमलनाथ ने कहा जा रहा है कि उन लोगों को 10 के बाद 11 तारीख आएगी, कल 11 है। जी हाँ, कल वही 11 तारीख आ रही है। कांग्रेस की इस बैठक के बाद हमने एक सवाल शुरू में किया था लेकिन जवाब पूरा नहीं ले पाए थे हम। कांग्रेस की इस बैठक में क्या असंतोष के स्वर अब खुलकर सामने आ सकते हैं? निश्चित तौर पर रत्नाकर जी, असंतोष के स्वर खुलकर कल नहीं आएंगे, आना शुरू हो गए। अरुण यादव ने अभी कहा है कि पार्टी सही बात नहीं ले जा पाई जनता के बीच में। अरुण यादव ये कह रहे हैं, तो ये असंतोष के सुर उठना शुरू ही हो गए हैं।
और ये पहले भी हो गए थे चुनाव के बीच में भी, जब इससे पहले विधायक दल की बैठक हुई थी तो सज्जन सिंह वर्मा ने ही कहा था, संगठन पर सवाल उठाए थे, तो सुर तो उठना ही शुरू हो गए थे, असंतोष शुरू हो गया था। अब इसमें और भड़केंगे। भड़काव इसलिए होगा कि कमलनाथ जी कह रहे हैं कि जैसे शिवराज जी ने भी कहा कि वो स्वीकार कर रहे हैं कि जनता ने जो जनादेश दिया है स्वीकार है, और दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि ईवीएम की गड़बड़ी से हुआ है। तो मतभेद यहाँ दिखने लगे हैं कांग्रेस में, तो ये कल और रूप से दिखेंगे। हार का ठीकरा किसी न किसी के ऊपर फूटने वाला है, संगठन पे भी फूटेगा, क्योंकि एक तरफ भाजपा संगठन था, संगठन की ही ताकत थी कि जो उनके मंत्री का मार्जिन आप देखिए जीतने का, जैसे शिवराज जी भी कह रहे थे 60, 52, 50, 40, वो मंत्री के कांग्रेस ने जिनको टारगेट किया था, रत्नाकर जी, कांग्रेस ने कहा था कि 6 मंत्री जो बनाए थे हमने, और जो छोड़ के गए हैं, गद्दारी की है, जिसमें थी प्रद्युम्न सिंह तोमर थे, इमरती देवी थी, आपके गोविंद सिंह राजपूत थे, प्रभुराम चौधरी थे, तुलसी सिलावट थे, महेंद्र सिसोदिया थे। इनमें आप डबरा को देखो, इमरती देवी के अलावा, कि जो कसमकस चल रहा है। इसके अलावा बाकी मंत्रियों को जो जिनको कांग्रेस ने टारगेट किया था, पूरा केंद्र में रखे कि हम इनको तो हरा के ही रहेंगे, और बाकायदा रणनीति बनाई थी कि अजय सिंह कहां लगेंगे, किसको हराने के लिए सुर्खी में रहेंगे, कहां गोविंद सिंह लगेंगे, गोविंद सिंह भिंड वाले, कहां दिग्विजय सिंह, सबको मैदान में उतारा था। पर्दे के पीछे दिग्विजय सिंह जी काम कर रहे थे, लेकिन सारे मंत्रियों को देखो आप कि जो कह रहे थे जनता के बीच में जाके, जो भाजपा ने साबित करने की कोशिश की, भाजपा ने लोगों को बताया कि देखो मंत्री पद ठुकरा के आए हैं, तो वो बात जनता को कहीं ना कहीं लगी कि हाँ मंत्री पद ठुकरा के आए, मंत्री तो थे ही, यहाँ भी मंत्री बनाए। और भाजपा संगठन ने जिस तरह से काम किया, जैसा श्रेय शिवराज जी भी दे रहे हैं और देना भी चाहिए, वही एक कारण है कि जो 2-2 हजार 5-5 हजार से जीते थे कांग्रेस में, उनका मार्जिन देखिए आप 40,000, 50,000, 60,000 हो गए। तो निश्चित तौर पर श्रेय जाना चाहिए, और कांग्रेस में इसका वो भी जाना चाहिए कि भाई जो आप जीत गए थे इतनी मार्जिन से, जब 28 सीटें आप जीतने की बात कर रहे थे, तो कल ये बात जरूर उठेगी कांग्रेस विधायक दल में कि आप 28 सीट जीतने की बात कर रहे थे, मार्जिन देखिए आप 11% वोट मिला उनको, 11% से अधिक से जीते हैं। शिवराज जी भी कह रहे थे अभी उनके भाषण में कि हमने 11% अधिक से जीता है। तो ये बात जरूर उठेगी वहां पे कांग्रेस विधायक दल में, और आप देखना भविष्य में जल्द ही कांग्रेस में परिवर्तन देखने को मिलेंगे आपको। कमलनाथ जी को एक ना एक पद से मुंह छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं छोड़ेंगे तो पार्टी छुड़ा देगी। कल आप विरोध देखने को मिलेगा आपको कांग्रेस में, बाकायदा 2 गुटों में बटी हुई दिखेगी। अब सिर्फ 2 ही गुट बचे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस में, एक दिग्विजय सिंह खेमा है और एक कमलनाथ का खेमा है। जो तीसरा पावरफुल खेमा था वो आ गया भाजपा में, सुरेश पचौरी जी हाशिए पे हैं, अरुण यादव अपनी मानदाता सीट और वो ही नहीं जिता पाए हैं, तो वो तो साइड में हैं ही। और जिस तरह से उनके स्वर उठ रहे हैं, तो आप देख लो कि वो कह ही रहे हैं कि भाई संगठन पे ठीकरा फोड़ लेंगे, हम अपनी बात सही तरीके से पहुंचा नहीं पाए। तो सही तरीके से क्यों नहीं पहुंचा पाए? क्योंकि आपने संगठन खड़ा नहीं किया। 6 माह का कार्यकाल था आपके पास, जैसे ही सिंधिया खेमा भाजपा में पहुंचा था, आपको संगठन गढ़ने की काम करना चाहिए था, क्योंकि वो अपने कार्यकर्ता और नेता दोनों को लेकर चले गए थे क्षेत्र से, तो आपका संगठन नहीं था। जैसे हम सुर्खी की बात करें तो गोविंद सिंह गए, तो गोविंद सिंह के साथ पूरी कांग्रेस चली गई। ये एक उदाहरण है, क्योंकि उनके भाई वहां पे जिलाध्यक्ष थे, कार्यकर्ता वहां पे। तो लोग कहते हैं कि अभी मतदान के दौरान सुर्खी में कांग्रेस को बूथ पे एजेंट बिठाने के लिए नहीं मिले। तो ये हो सकता है, ये एक जगह पे नहीं है, ये पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में भी हो सकता है, जहां कांग्रेस ने पूरी जोर लगा दिया, बाकी सीटों पे छोड़ दी, तो ये उसको एक परिणाम भुगतना पड़ा, जो आप देख रहे थे कि दायिकांक तक पार नहीं कर पा रहे हैं वो। तो कांग्रेस में अब परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। कल कितना विरोध उठता है ये भी समझ में आ जाएगा कि कमलनाथ को लोग स्वीकार कर रहे हैं अब आगे के लिए कि नहीं कर रहे हैं। जी प्रभु जी, थोड़ी देर पहले आपने कहा कि दिग्विजय सिंह को जानबूझकर सामने देर से लाया गया। 2018 का जब चुनाव हुआ था और कांग्रेस जीत के मुहाने पर पहुंची, बहुमत हासिल करने के करीब जब पहुंच गई थी, उसके लिए बहुत बड़ा श्रेय इस बात को भी दिया गया सिंधिया के साथ साथ में कि दिग्विजय सिंह ने जो फील्डिंग की थी, पंगत पे संगत किया, नेताओं को एक दूसरे के साथ में करीब लेकर आए थे, उसका पार्टी को फ़ायदा मिला था। तो फिर ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी रही होगी जिसके तहत 28 सीटों के उपचुनाव में उन्हें काफ़ी देर से आगे की तरफ, पर्दे के आगे की तरफ लाया गया? देखिए रत्नाकर जी, पिछले चुनाव में भी दिग्विजय सिंह सामने नहीं थे, दिग्विजय सिंह मंच के नेता पिछले चुनाव में भी नहीं थे। दिग्विजय सिंह चूंकि कांग्रेस की सरकार बनवानी थी, दिग्विजय सिंह को अपने आप को फिर मध्य प्रदेश में साबित करना था कि मैं बड़ा नेता हूं मध्य प्रदेश में। तो उन्हें एक नर्मदा परिक्रमा जो उनकी अधूरी थी साध बहुत लंबे समय से, 20-25 साल पुराना एक संकल्प था जिसको उन्होंने पूरा किया। उसमें वो प्रदेश की 126 से ज़्यादा आदिवासी सीटों से गुजरे थे।
एक विधानसभा सीटों से गुजरे थे, उसमें कुछ बहुत सारी आदिवासी सीटें भी थी, और जहां पर दिग्विजय सिंह के जाने का प्रभाव हुआ कि कांग्रेस को वो सीटें हासिल हुई। पंगत पर संगत उनने की थी, तमाम नाराज नेताओं को मनाने की उनने कोशिश की थी। इसका परिणाम देखिए कि विदिशा जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां भाजपा को हार मिली। तो दिग्विजय सिंह का पर्दे के पीछे का काम बहुत मजबूत था। चूंकि इस बार सिंधिया नहीं थे मंच के चेहरे, कमलनाथ जी की एक तो उम्र ज़्यादा है, दूसरा वो मध्य प्रदेश में एक उनकी छवि है प्रवासी नेता की, वो बहुत ज़्यादा महाकौशल के बाहर उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है, तो वो आमतौर पर सभाएं लेने कम जाना पसंद करते हैं। तो उस एक जो मजबूरी है, सिंधिया की जो कमी थी, उसको पूरी करने के लिए बाद में उनको दिग्विजय सिंह को उतारना पड़ा। लेकिन दिग्विजय सिंह भी वो कमाल नहीं कर पाया, क्योंकि दिग्विजय सिंह वो चेहरा है, जब वैसे ही सामने आते हैं तो लोगों को बिजली, सड़क, पानी और वो मिस्टर बंटाधार की जो छवि है वो सामने दिखाई देती है। और इस पूरे में तुर्रा ये रत्नाकर जी की कमलनाथ जी ने एक बार जो ऑफ द रिकॉर्ड बात कही थी कि दिग्विजय सिंह ने मुझे धोखे में रखा, वो चीज़ जो है भारी पड़ गई है। दिग्विजय सिंह का भी एक ऑफ द रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है दिग्विजय सिंह का तो पिछले चुनाव का, कि मैं यदि वोट मांगने जाता हूं तो उल्टा हो जाता है। तो इस तरीके की जो बातें ये नेता करते हैं, भले वो सामान्य बातें कही हों, उनने हंसी मजाक में कहा हो, लेकिन उसका नुकसान होता है आमतौर पर जब ये पब्लिक के बीच पहुंचती हैं। तो स्वाभाविक तौर पर ये एक यहाँ पर दिक्कत है। जो अभी आप ब्रजेश जी से सवाल कर रहे थे कल क्या होगा, तो रत्नाकर जी कल कांग्रेस में मुझे भी लगता है कि कमलनाथ जी नेता विपक्ष का जो पद है, क्योंकि वो भावी मुख्यमंत्री हैं, पूरे कांग्रेस के कैंपेन में कमलनाथ जी भावी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किए गए थे कि भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ। तो मुझे लगता है कि जो भावी मुख्यमंत्री की साथ तो पूरी नहीं हुई, तो विधानसभा का जो नेता है विपक्षी दल का, उस पद से वो शायद त्यागपत्र की पेशकश कल खुद ही कर देंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वो अब उस विधानसभा में तो बैठना पसंद नहीं करेंगे, जो उनका क्षेत्र नहीं रहा है। चूंकि मुख्यमंत्री थे इसलिए वहाँ पर वो गए थे, और वो मुख्यमंत्री हैं नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा समय विधानसभा में गुजारने की सोचेंगे। वो शायद इस विरक्ति के भाव पे अब लगता है मध्य प्रदेश की से आ गए होंगे। नहीं, लेकिन प्रभु जी, अगर बात ये आती है कि प्रदेश अध्यक्ष की बजाय वो नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ते हैं, वो इसलिए क्योंकि अब वो उनकी उस साख के अनुरूप नहीं होगा, शायद उनकी सोच के अनुरूप भी नहीं होगा, तो फिर ऐसा नहीं लगता आपको रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, कि मतलब संगठन के इतने कमजोरियों के चलते आप विधानसभा की 28 सीटों का उपचुनाव हार गए, बावजूद उसके आप प्रदेश अध्यक्ष का पद अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर क्या मैसेज जाएगा? क्या कोई सुधरने की फितरत नजर आएगी क्या फिर? देखिए रत्नाकर जी, पेशकश तो वो कल इसकी भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो प्रदेश अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस है तो कमलनाथ है वाली बात जो है उसको वो रखना चाहते हैं। और यदि कांग्रेस के तमाम नेताओं की बात करें, जो रस्सी जल गई बल नहीं गया वाली जो बात है, चाहे अजय सिंह राहुल को ले लीजिए आप, चाहे दिग्विजय सिंह का भी नाम ले लीजिए, इसमें तमाम नेता हैं जो खुद मैदान में यदि उतरते, अरुण यादव का भी नाम ले लीजिए कि जिनको मांधाता सीट से उनके ही विधायक थे जो छोड़कर चले गए थे, तो उनकी जगह भरपाई करने यदि खुद मैदान में उतरते तो बात दूसरी होती है। अजय सिंह राहुल का नाम सुर्खी से चला था और भी जगह से चला था, वो चुनाव मैदान पे उतरते तो शायद बात दूसरी होती। लेकिन कांग्रेस के ये बड़े नेता हैं, ये क्योंकि इतने बार हार चुके हैं, इन पर हारावल का ठप्पा लग चुका है कि ये जो है डरते हैं जनता को फेस करने से। ये पर्दे के पीछे के नेता बनना ज्यादा पसंद करते हैं, ये मंच पर जाकर भाषण दे लेंगे, लेकिन खुद मैदान में उतरकर लड़ना इनको बड़ा उसमें हिचक महसूस होती है। चाहे सुरेश पचौरी जी को देख लीजिए आप, सुरेश पचौरी जी भी चुनाव मैदान में हमेशा खेत रहे। तो ये तमाम कांग्रेस में ऐसे लीडरों की फौज खड़ी हो गई है जिनके हार जिनके खाते में है। उसमें दिग्विजय सिंह एक अपवाद हो सकते हैं, इसमें कमलनाथ एक अपवाद हो सकते हैं, क्योंकि केवल छिंदवाड़ा से ही उतरते रहे और छिंदवाड़ा में बहुत उनने काम किया, उनका चरित्र माना जाता है। यदि वो शायद दूसरी जगह से किस्मत आजमाते तो शायद उनका भी पत्ता खुल जाता, हम आज कुछ दूसरी बात कर रहे होते। तो वो जो एक हिम्मत दिखाने की बात होती है, जब आप चुनाव में लड़ रहे हैं तो जंग का मैदान जैसा चुनाव है, आपको जिस मोर्चे पे लगाया जाए उस मोर्चे पे आप छाती खोलकर खड़े हो जाइए, मुकाबला कीजिए सामने वाले का। लेकिन यहाँ ये नहीं है, यहाँ मुकाबला करने के लिए सैनिक को आगे कर दिया जाता है, लीडर पीछे चला जाता है। बरतानिया हुकूमत जैसा काम है यहाँ पर, कि गोरे चुनाव नहीं लड़ेंगे, सामने जाकर गोली डंडे नहीं खाएंगे, वो खाने के लिए दूसरे आगे कर दिए जाएं, ये पीछे बैठे रहेंगे। जीत गए तो श्रेय इनका, हार गए तो ठीकरा उनका। तो ठीकरा जो है कांग्रेस में हार का यदि है किसी पर, तो कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं उन पर गिरेगा, आम कार्यकर्ताओं पर गिरेगा। अब कांग्रेस की चूंकि केंद्रीय नेतृत्व ही ऐसा है कि
जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जब वो केंद्रीय नेतृत्व तो जिस तरीके से चल रहा है वैसे ही राज्य का नेतृत्व चलेगा। तो इसलिए यदि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ जी ना तो पद छोड़ना चाहेंगे, ना आला कमान अभी उस पद से छुड़वाने की कोशिश करेगी। तो ये परिवर्तन एक और हो सकता है रत्नाकर, जब दिल्ली में राहुल गांधी आ जाएंगे तो उसके बाद हो सकता है यहाँ पर बदलाव आ जाए, क्योंकि अभी हमने देखा कि नतीजे आने के ठीक पहले कमलनाथ जी दिल्ली गए थे। ये कहा जाता है कि उनने मिलने की कोशिश की, शायद वहां पर उनको मुलाकात का समय नहीं मिला सोनिया जी से, उनको शायद ये कहा गया राहुल जी से मिल लीजिए, शायद वहां वो मुलाकात नहीं हुई। इस टाइप की बातें जो है चर्चा तरह तरह की है। जैसे एक चर्चा ये भी थी कि भाजपा के 33 विधायक कमलनाथ जी के संपर्क में, कल रात की बड़ी चर्चा थी, 33 विधायक कमलनाथ जी के संपर्क में है। बिल्कुल उसी तरह की चर्चाओं के बाजार में एक चर्चा ये भी है। तो कहीं ना कहीं भाजपा, क्योंकि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश से खुश तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां बिल्कुल आप सत्ता पर बैठे हुए थे और आंख बंद करके, जैसे शुतुरमुर्ग होता है, उसने कहा कि अब तो सिर रेत के अंदर सिर डाल लिया, अब तो उसको कोई खतरा नहीं है। शुतुरमुर्गी चाल चलते हुए कांग्रेस ने अपने हाथ में आई हुई सत्ता को गंवा दिया। जब उसके 6 मंत्री थे, 22 विधायक जो पूरे गए, जाने दिया उनको। ऐसा होता है क्या, क्योंकि आपको इतने 15 साल की मेहनत के बाद जो परिस्थितियां लगातार खराब होती चली गई, आज उसी कड़ी में एक अध्याय और जुड़ गया। ये थे हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे जी। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के नतीजों से हम लगातार आपको अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक लेने का, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए अनादि टीवी।